तो ये है सिया, एक टॉप लेवल का ओवरपावर्ड हीरो जिसे गॉडेस के जरिए डिवाइन रियल्म में समन कर लिया जाता है। ह्यूमन वर्ल्ड के जानलेवा और सबसे ताकतवर दुश्मन डीमन लॉर्ड को हराने के लिए जिसने 70% से भी ज्यादा वर्ल्ड पे ऑलरेडी अपना कब्जा कर रखा था। अब वैसे तो इस वर्ल्ड में समन होने के बाद सिया के स्टैट्स ऑलरेडी मैक्स लेवल के थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपने हर बैटल से पहले बार-बार खुद को याद करने निकल जाता है। इस वजह से सारे गॉड्स परेशान होते हैं कि पता नहीं इंसानों को बचा पाएगा या नहीं। तो इन सब की शुरुआत होती है डिवाइन रियल्म से, जहां कई सारे गॉड्स और गॉडेस इकट्ठे बैठे हुए थे और वहीं पर रिस्टा नाम की एक लो लेवल गॉडेस को बुला के उसे एक ऐसा मिशन दे दिया जाता है इस दुनिया के सबसे पावरफुल विलेन को हराने का, जो इतनी डर गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि इतने हाई रैंक गॉड्स के होने के बाद भी उसे काम क्यों दिया गया। असल में रिस्टा काम है इंसानी दुनिया से एक पावरफुल हीरो को समन करना, जो अब तक वो 5 बार सक्सेसफुली कर चुकी है, लेकिन इस बार उसे जो मिशन मिला वो सिर्फ हाई रैंक वाले गॉड्स को ही दिया जाता है। तो इसलिए बेचारी डरी होती है कि भला मेरा क्या होगा। अब खुद को शांत करते हुए रिस्टा बारी-बारी सारे कैंडिडेट्स को चेक करने लगती है जिसे वो हीरो के तौर पर समन कर सके, पर फिर भी कोई ढंग का बंदा नहीं मिलता। वो सोच रही थी क्या करे तो करे क्या, कि तभी एक पेपर पढ़ते हुए उसे मौका गिरता है जिसमें सिया नाम के एक हीरो के बारे में लिखा था जिसके स्टैट्स टॉप लेवल के होते हैं। जो देखो वही सोच रही है कि मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, बस एक बार मेरा मिशन किस तरह कंप्लीट हो जाए। और वो जाकर उस हीरो को समन करने का रिचुअल शुरू करती है जिससे बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है और तब सिया सामने आता है जो कि काफी हैंडसम भी था। इसलिए रिस्टा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि भाई तो कितना मस्त लड़का है, लेकिन सही टाइम पे उसे याद आ जाता है कि गॉड्स और ह्यूमंस के बीच कोई प्यार नहीं हो सकता। तो अपना अच्छा इंप्रेशन जमाते हुए रिस्टा उसे समझाने लगती है कि तुम्हें इस वर्ल्ड में समन किया गया है इस दुनिया को विलेन से बचाने के लिए, जिसके सामने अच्छे हीरोज भी नहीं टिक पाए। और चिंता मत करो, अगर तुम हमारे भी जाते हो तो वापस अपने वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। रिस्टा सिया को स्टैट्स विंडो ओपन करते हुए दिखाती है कि अब तक जितने भी हीरोज इस वर्ल्ड में समन हुए हैं उन सब में सिया के स्टैट्स अब तक सबसे हाईएस्ट है। इसलिए रिस्टा के हिसाब से वो परफेक्ट हीरो है इस दुनिया को बचाने के लिए। इस सब जानने के बाद सिया को फिर भी इंटरेस्ट नहीं आता और उल्टा उसी की वजह करने लगता है कि तुम एक गॉडेस हो, तुम खुद क्यों नहीं इस दुनिया को बचा लेती। उसका सवाल तो अच्छा था, लेकिन यहाँ डिवाइन रियल्म के रूल के हिसाब से कोई भी गॉड खुद जाकर किसी विलेन से नहीं लड़ सकता। इंसान की प्रॉब्लम्स उन्हें खुद सुलझानी होती है, लेकिन सिया को अभी कोई इंटरेस्ट नहीं आता, वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता। तो उसे मैं अब रिस्टा वर्ल्ड में जाकर पोर्टल ओपन करते हुए कहते हैं कि लो तुम चल खुद अपनी आंखों से सिया देख लो, लेकिन सिया साफ ना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसे किसी खतरनाक वर्ल्ड में बिना किसी हथियार और तैयारी नहीं जाने वाला। रिस्टा उसे मनाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तो वहां होगी ना, टेंशन मत लो, चलो मेरे साथ। तो सिया गुस्से में कहता है कि तुम जैसी लो लेवल गॉडेस मुझे कहीं बचा पाएगी, अगर मेरे सामने ऐसे खतरनाक विलेन से होने वाला है तो पहले मुझे खुद को तैयार करना होगा। सिया अपनी शर्ट उतार लेता है जो रिस्टा के मन में लड्डू फूटने लगे कि भाई कहीं मेरे साथ कुछ करने तो नहीं वाला, लेकिन तब अचानक वो पुशअप करना शुरू हो गया क्योंकि पहले उसे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी थी। जो रिस्टा को याद आता है कि उस पेपर में सिया के बारे में ये भी लिखा था कि उसे सोचने की बीमारी है, वो हर एक चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही गहराई से सोचता है। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए रिस्टा एक दूसरी गॉडेस आर्या के पास आके उसे सब बताते हुए कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। वो पता नहीं कब तक ऐसे ट्रेनिंग करता रहेगा, पर आर्या को इस बात में दिक्कत नहीं लगती क्योंकि ऑब्वियस बात है इतने डेंजरस मिशन पर जाने से पहले कोई भी पूरी तरह से तैयार होना चाहेगा। और उसे समझाते हुए कहते हैं कि पहले तुम्हें उसके लिए एक अच्छी जगह और अच्छा खाना तैयार करना चाहिए ताकि कम से कम उसके दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट आ जाए। तो अब रिस्टा ऐसा ही करती है और जाकर सबसे पहले उसके रहने के लिए अच्छी जगह तैयार करती है और खाने के लिए बड़े-बड़े राइस बॉल्स देती है क्योंकि ऑब्वियसली जापान के लोग यही खाते हैं। पर सिया साफ मना करते हुए कहता है कि नहीं, कहीं रिस्टा को जहर मिला हुआ तो, और खुद खाने से पहले जबरदस्ती रिस्टा को खिलवाता है। अब क्योंकि उसे पता नहीं था कि सिया की ट्रेनिंग कब तक चलने वाली है तो रिस्टा उसे अपनी डॉल देते हुए कहते हैं कि जब तुम रेडी हो इस बेल को बजा देना। रिस्टा ने फैसला किया था कि वो सिया को स्टार्ट नहीं करेगी, तो बस अब रोज रोज उसके लिए गेट के बाहर खड़ा करके छोड़ देती और उसके सिग्नल का इंतजार करती। शुरू में रिस्टा को लग रहा था कि सिया की ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन ही चलेगी, लेकिन फिलहाल अब ये हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका था और रिस्टा की हालत बिल्कुल उसके पापा जैसी हो चुकी थी। पर अब इससे पहले कि वो इंतजार करते करते कोमा में चली जाए, फाइनली सिया बेल बजा ही देता है। रिस्टा खुश होकर जैसे उसे देखने जाती है तो बेचारी के तो होश उड़ चुके थे क्योंकि लिटरली सिया की बॉडी पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी थी। यहां तक सिर्फ इन 7 दिनों की ट्रेनिंग से उसके स्टैट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके थे, जो देख रिस्टा भी हैरान थी क्योंकि लेवल अप होने के साथ-साथ उसने काफी सारी नई स्किल्स भी डेवलप कर ली हैं। लेकिन सिया चाहता था कि वो जाने से पहले अपना मैक्स लेवल अचीव कर ले, पर फिलहाल रिस्टा की हालत देख लगता नहीं कि वो इंतजार कर पाएगी। तो सिया जाने के लिए तैयार होता है और उसी पोर्टल के जरिए दोनों टावर ऑफ एडोना नाम के टाउन में पहुंचते हैं जहां रिस्टा सिया के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लेने आई थी। टाउन के अंदर आते ही उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें रिस्टा हेलो कहती है, पर क्योंकि अपने सिया को ज्यादा सोचने वाली बीमारी थी तो सोचने लगता है कहीं वो बुढ़ा जो कीमत नहीं था, क्या पता मुझ पे नजर रखने के लिए आया हो, अगर उसने बेटा कर दिया तो हम क्या करेंगे। जो सुनकर बेचारी खुद परेशान होती है कि पता नहीं इसकी बीमारी कब ठीक होगी। वहीं घूमते फिरते उन्हें नीना नाम की एक छोटी सी बच्ची मिलती है जिससे वो वेपन्स की शॉप पूछते हैं और वहां पहुंचने पर रिस्टा सिया को पैसों से भरा एक पाउच देते हुए कहती है कि तुम इससे अपने लिए जो चाहे वो सामान खरीद सकते हो। तो अब अंदर जाकर सिया आसपास सारे इक्विपमेंट्स और वेपन्स को चेक करने लगता है और डिसाइड करता है कि मुझे 3 सिल्वर आर्मर के 3 सेट्स चाहिए, पहला पहनने के लिए, दूसरा बैकअप के लिए और तीसरा बैकअप के लिए बैकअप के लिए। लेकिन सारा सामान बेचारी रिस्टा की वजह से बाहर जा चुका था तो सिया को बस आर्मर का एक ही सेट दिलाती है जो कुछ खास भी नहीं दिख रहा होता। सिया अब दोबारा उसे पैसे लेकर एक दूसरी शॉप में चला जाता है ढेर सारे स्मोक बॉम्ब्स और हर्ट्स लेने के लिए और आगे रिस्टा को समझाता है कि देखो हमें नहीं पता किसका सामना करने वाले हैं तो पहले से रेडी रहना होगा। रिस्टा उसे समझाने की कोशिश करती है कि भाई टेंशन क्यों ले रहा है, अभी थोड़ी देर में तुम्हें मारने आ जाएगा। तभी वो छोटी सी बच्ची नीना भी वहां पर आती है जिसे वो थोड़ी पहले मिलते हैं और सिया को बताती है कि यहां से स्लैम से रहते हैं, कोई इमोशन नहीं। और लकी चाम के तौर पर सिया को फ्लावर देती है क्योंकि वो काफी डर रहा था। सिया पूरी तरह रेडी होता है और आगे बढ़ते हुए वो काम से बाहर निकलते हैं कि उन्हें छोटा स्लाइम दिखता है। अब वैसे तो स्लाइम तक कमजोर था कि एक बच्चा भी हरा सकता है, पर सिया इसे कुछ ज्यादा सीरियस था और लिटरली अपना खतरनाक मूव यूज करते हुए स्लाइम की चटनी बना देता है जिसकी असर से वहां बड़ा सा गड्ढा बन गया था। लेकिन भाई वो तो इतने में भी नहीं रुका, सिया एक के बाद एक ढेर सारे ब्लास्ट करता है ताकि वो स्लाइम की तरफ बच ना गया हो। लिटरली उसने स्लाइम के आने वाले 7 पुस्तकों को मिटा दिया था। देखिए ना बेटा का नमूना, अब तो खुश ना तुम। इस टावर से टाउन चलने के लिए कह रही होती है, कितने में अचानक उन्हें बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस फील होती है और तभी उनके सामने मशीना नाम की एक लेडी आती है जो कि डीमन किंग आर्मी के टॉप 4 हेवनली किंग्स में से एक है। उसका काम ही था कि इस दुनिया में डीमन लॉर्ड को मारने वाले सारे हीरोज को मिटाना और इसलिए फिलहाल वो यहां सिया को खत्म करने के लिए आई थी। इस टाइम उसे देख के काफी ज्यादा डर रही होती है क्योंकि मशीना के स्टैट्स सिया से भी ज्यादा थे। पर इससे पहले कि वो सिया को इस बात की वार्निंग दे पाती वो तो पहले ही 9-11 हो चुका होता है। क्या हुआ, अब क्यों भाग रहे हो, इतनी ट्रेनिंग किया तुमने, डरो ना। मशीना भी एकदम से उनके पीछे पड़ जाती है जो देख से उसके अटैक से बचने के लिए आसपास ढेर सारे स्मोक बॉम्ब से धुआं कर देता है और जल्दी से रिस्टा से पोर्टल करवाते हुए वापस डिवाइन रियल में आ जाता है। मशीना कहती है चलो कोई बात नहीं, दोबारा तो मेरे हाथ लगोगी ही। दूसरी तरफ यहां से आते ही रिस्टा को रूम के बाहर निकालते हुए कहता है कि अब से मैं तब तक ट्रेनिंग करता रहूंगा जब तक कि मैं अपना मैक्स लेवल अचीव न कर लूं। तो अब रिस्टा के पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं होता और यूं ही बैठे-बैठे उसे 2 दिन बीत जाते हैं पर सिया का अब तक कोई प्लान नहीं आया था। तो रिस्टा अपने क्रिस्टल बॉल का यूज करती है ये देखने के लिए कि अगर सोल में चल क्या है। तो एकदम से मशीना का चेहरा सामने आता है जो ये अच्छे से जानती थी कि रिस्टा उसे डिवाइन रियल से देख रही है और उसे धमकाते हुए कहते हैं कि अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा वरना यहां हर 10 मिनट में एक इंसान मेरे हाथों मरेगा। जब तक कि तुम उस हीरो को लेकर यहां नहीं आती। रिस्टा काफी घबरा गई थी और जल्दी से सिया के पास जाकर सारी बातें बताते हुए कहती है कि हमें भी चलना होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन सिया साफ मना कर देता है, तुमने तो कहा था कि रियल वर्ल्ड और डिवाइन रियल के बीच में काफी ज्यादा टाइम डिफरेंस होता है, वहां के 10 मिनट यहां के 16 घंटे के बराबर है, तो भी हमारे पास काफी टाइम है। अब सिया की बात यहां पर सही तो थी लेकिन वहीं दूसरी तरफ मशीना ने उस छोटी सी बच्ची नीना के फादर को अपना अगला शिकार बना रखा था जो रिस्टा पूछती है कि हम लोग बस उन्हें इस तरह मरते हुए देखते रहेंगे, तुम्हें वहां जाने से डर लग रहा है तो क्या हम सबको मारने दें, अगर तुम्हारी भी है तो कल को वापस अपने वर्ल्ड में चले जाओगे और उस गांव के मासूम बच्चों और लोगों का क्या, तुम्हें कोई परवाह नहीं। लेकिन सिया बिना कोई जवाब दिए बस अपने पुशअप करता रहता है जो रिस्टा कहते हैं कि शायद मुझसे गलती हो गई, मैंने डरपोक से मदद की उम्मीद लगाई। रिस्टा जाहिर होती है कि पीछे से तैयार खड़ा हो जाता है और बताता है कि मेरे पास ये करने की अपनी वजह है, अगर मैं हारा तो पूरा टाउन तबाह हो जाएगा, यहां तक कि हो सकता है कि उस दुनिया का हर इंसान मारा जाए। शायद तुम अब तक की बात समझ नहीं पाई कि इस लड़ाई के लिए मेरा तैयार होना कितना जरूरी है। रिस्टा अब जैसे सिया की तरफ देखते हुए उसके लेवल चेक करती है तो लिटरली बस 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर ही उसके स्टैट्स आसमान छू चुके थे। रिस्टा एक्साइटेड होकर पोर्टल खोलने वाले थे कि सिया उसे गुस्से के मार देगी, पागल हो क्या, अगर हम अभी वहां गए तो वो उसे उतने मार देगी, थोड़ा इंतजार करो। वहीं दूसरी तरफ टाउन में मशीना को 10 मिनट कुछ ज्यादा लंबे लग रहे थे तो वो सोचती है कि चलो छोड़ो ये 5 मिनट में निपटा दिया जाए और जैसे ही उन्हें मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाती है कि सिया दूर से ही एक स्ट्राइक करता है जो मशीना ने भी काफी सेंस से डॉज कर लिया था और सिया का मजाक उड़ाने लगती है कि यार कुछ तो दम दिखाओ, एक हीरो को इतना कमजोर अटैक मौका देखकर नीना और उसके फादर चले जाते हैं और मशीना सिया के स्टैट्स देखकर हैरान होती है कि इतनी जल्दी इसका लेवल इतना कैसे इंक्रीज हो गया और लेकिन मशीना अपनी बॉडी का साइज बढ़ाकर खुद ट्रांसफॉर्म करके सिया पर अटैक करना शुरू हो जाती है जिसे वो बस अभी ब्लॉक करने पे ध्यान दे रहा था। मशीना को ये देख यकीन नहीं होता कि सिया उसकी स्पीड को मैच कर पा रहा है और कहती है कि शायद अब मेरे सीरियस होने का वक्त आ गया है। रिस्टा खतरे को समझ गई थी और जल्दी से सिया को वार्न करती है कि उसे बचकर रहो, वो जरूर कुछ करेगी और बस उसके इतना बोलते ही मशीना अपनी स्वॉर्ड से खुद को ही मार लेती है। उसके पेट से अब धीरे-धीरे कुछ बाहर आने लगती है जो देख रिस्टा पूरी तरह डर गई होती है क्योंकि असल में यही उसका ट्रू फॉर्म था, एक जायंट मॉन्स्टर और तो और अब उसके स्टैट्स भी सिया से ज्यादा हो चुके थे। अभी मशीना कहती है कि तुमने कभी सोचा है अपनी लिमिट से भी ज्यादा पावर हासिल कर लेना कैसा होता है और वो एकदम से सिया के ऊपर कूद पड़ती है जिसे
आसपास काफी धूल खा चुकी थी। इस डर के मारे रोने लगती है कि पता नहीं क्यों मैंने सिया को इस मुसीबत में डाला। लेकिन जब धूल लगती है तो वो देख के बुरी हैरान हो गई कि उसने अटैक ब्लॉक कर लिया। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि सिया के स्टैट्स इस वक्त मशीना से भी ज्यादा है। इस अब उसके स्टैट्स देखने की कोशिश करती है तो उस पर पहले से सिया ने अपने क्लॉक लगा रखा था। तो काफी हाई लेवल का मैजिक यूज करते हुए उसे लॉक तोड़कर स्टैट्स देखती है तो उसकी तो आंखें बाहर आ गई थी क्योंकि सिया के स्टैट्स इस वक्त पिछली बार से भी 10 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। और तब उसे बात समझ में आती है कि जब सिया इस वर्ल्ड में आया तब से उसके पास काफी हाई लेवल के स्टैट्स थे। वो पहले इतना ट्रेनिंग कर चुका था कि चाहता तो पिछली बार ही मशीना को हरा सकता था। उसने फिर धीरे से अपने सारे स्टैट्स चुकाया ताकि अपना लेवल और इंक्रीज कर सके। इस टाइप से सोच रही थी कितने मशीना हवा में उड़कर अपना अगला अटैक तैयार करने लगती है कि तभी छपकती से ठीक उसके बगल में खड़ा होता है जो लिटरली उसके पसीने छूट जाते हैं और शायद अब उसके हाथ मारने के लिए काफी देर हो चुकी थी। सिया अपनी फ्लेमिंग शॉट यूज करता है और इससे पहले मशीन वहां से हिल पाती बस एक सेकंड के अंदर ही वो उसकी पूरी बॉडी को टुकड़े कर डालता है। सिया के नीचे आने पर इससे पूछने लगती है कि आखिर तुमने मुझसे अपने स्टैट्स क्यों छुपाया? क्या तुम्हें मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं? तो सिया कहता है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें बता देता तो आगे किसी ब्रेन मॉन्स्टर ने तुम्हारे दिमाग पर काबू कर लिया तो तुम्हारे बारे में सब जान जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले सावधान रहो। तभी टाउन के सभी लोग इकट्ठा होकर सिया को बताने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और एक बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि आज हम तुम्हारे लिए एक शानदार पार्टी रखेंगे। तो क्या तुम आना चाहोगे? सिया कहता है कि नहीं, मुझे और भी काम है। और अब मशीन के टुकड़े होने के बाद आसपास जो गंदगी फैली थी उस सबको एक जगह पर इकट्ठा करके उनमें आग लगा देता है ताकि उसके दोबारा जिंदा होने की उम्मीद न बचे। सिया तब तक नहीं रुकता जब तक उसे पूरे नाम निशान मिटा दे और इस चक्कर में उसने लिटरली पूरे विलेज को जला कर दिया था जिससे रिस्टा और सिया दोनों को टाउन से निकाल दिया जाता है। तभी वहां नीना और उसके फादर सिया को थैंक्स कहने के लिए आए थे उनकी जान बचाने के लिए और एक शुक्रिया अदा के तौर पर देने के लिए उसके फादर के पास बस थोड़े बहुत ही पैसे थे जो सिया को दे रहे थे जिसे भाई वो बिना हिचकिचाए ले भी लेता है और कहता है कि क्या बस इतने से मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे बस इतने से पैसे दे रहे हो। इस तभी बताइए क्या ही बोलती शर्म के मारे चुपचाप अपने बाइक कहते हुए निकल जाती है। इसके बाद थोड़ा आगे आने पर रिस्टा कहते हैं कि हमें टाउन में चलना चाहिए लेकिन सिया मना करते हुए कहता है कि नहीं अभी नहीं, अभी हम रेडी लॉर्ड की 4 हेवनली किंग्स में से एक को मार गिराया तो जरूर और भी खतरनाक लोगों को हमारे पीछे लगाएगा। इससे उसे मनाने के लिए काफी रिक्वेस्ट करती पर वो कहीं मानने वाला था और कहता है कि पहले तुम खुद को देखो किसी काम की तो हो नहीं ना कोई मदद कर सकती हो। अगर मुझे मरते हुए देखना नहीं चाहती तो अभी पोर्टल खोलो और अपनी बेइज्जती सुनने के बाद गुस्से में वो पोर्टल खोल देती है और वो लोग डिवाइन रियल में लौट आते हैं। सिया अपनी ट्रेनिंग करने में लग जाता है और रिस्टा दोबारा से आर्या के पास जाकर सिया के बारे में शिकायत करने लगती है कि वो पागल तो बस ट्रेनिंग करता रहता है उसे ना वहां के लोगों की परवाह और ना मेरी। आर्या कहती है कि इसमें दिक्कत क्या है, वैसे भी वो कौन सी जिंदगी में ट्रेनिंग करता रहेगा, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन रिस्टा को चाहिए था कि वो जल्दी से जल्दी इस मिशन को खत्म करके आर्या की तरह एक हाई रैंक गॉडेस में प्रमोट हो जाए। जो सुन आर्या कहती है कि जैसे तुम सोच रही हो वैसे में बिल्कुल भी नहीं। देखा जाए तो अब तक मैंने 300 दुनिया बचाई पर अपनी खुद की गलती की वजह से मैं उस एक वर्ल्ड को नहीं बचा पाई। इस पर रिस्टा से दिला सकते हुए कहते हैं क्या हुआ 300 में से एक बार गलती हो भी गई तो क्या। लेकिन आर्या इस बात को अच्छे से जानती थी कि भले यहाँ के गॉड्स के लिए इतनी बड़ी बात ना हो पर उस दुनिया के लोग जो जीना चाहते थे उनका क्या। आर्या अब जाने के लिए जैसे उठती है कि तभी सिया सामने आ जाता है जो देखो सीधा सिया के पास जाकर उसे अपने बारे में बताते हुए उसे पूछती है कि तुम्हें दिक्कत कहां आ रही है। तो सिया कहता है कि पता नहीं क्यों अब मैं जितना भी पुशअप्स या सिटअप्स कर लूं मेरा लेवल इंक्रीज नहीं होता। इस तरह से जल रही होती है कि भला अपनी प्रॉब्लम उसे क्यों बता रहा है और यहाँ पता लगता है कि सिया ने अपनी फिजिकल लिमिट को रीच कर लिया है इसलिए उसे कोई ऐसा चाहिए था जो उसे ट्रेन कर सके। तो उसे कहते हैं कि तुम इस मॉन्स्टर को मारने चलो इससे तुम्हारे स्टैट्स बढ़ जाएंगे लेकिन सिया साफ मना कर देता है क्योंकि उसे कोई सीधा सा और सिर्फ तरीका चाहिए था। आर्या कहती है कि अगर तुम्हें ये नहीं करना तो क्यों ना तुम यहाँ के गॉड्स के साथ ट्रेनिंग करो। जो सुन रिस्टा उसे कोने में लाकर पूछते हैं कि तुम्हें पता है ना हम गॉड्स ह्यूमंस को ट्रेन नहीं कर सकते और वैसे भी यहाँ किसी के पास कॉम्बैट एबिलिटी थोड़ी है। लेकिन आर्या के पास इसका भी रास्ता था वो एक ऐसे गॉड को जानती थी जो कर सकता है। तो अब वो दोनों को लेकर सेल्सियस के पास आती है जो कि है गॉड ऑफ सॉर्ड। आर्या उसे सारी प्रॉब्लम बताते हुए सिया की ट्रेनिंग के लिए हेल्प मांगती है। तो अब भला वो एक हाई रैंक गॉडेस को कैसे मना करता। देखो बच्चे मैं ट्रेनिंग किसी आगे के लिए नहीं तो सोच समझ के ही आगे बढ़ना। पर अपना सिया तो भाई पूरे जोश में था और बकवास बात में टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाता है जहां सेल्सियस का हर एक अटैक सिया ढंग से समझते हुए ब्लॉक कर रहा था जो देखो उसे यकीन हो जाता है कि इस बंदे में दम तो है। और अब उन लोगों की ट्रेनिंग का पहला दिन खत्म होने पर रिस्टा डाइनिंग हॉल में आकर सेल्सियस से मिलकर सिया की परफॉर्मेंस के बारे में से पूछती है तो बड़ा खुश होते हुए बताता है कि हां ये इंसान बाकी हीरोज जैसा नहीं है और चीज को बहुत जल्दी सीख रहा है लेकिन अभी वो गॉड्स की स्किल मैच नहीं कर सकता। इसके बाद अब दूसरे दिन रिस्टा फिर से सेल्सियस से मिलने आती है तो उसका मूड इस बार बिल्कुल उल्टा होता है। वो इस बात से परेशान था कि सिया कुछ ज्यादा जल्दी सीख रहा है शायद उसने सेल्सियस को ऑलरेडी सरपास कर लिया है जो जानकर रिस्टा को ज्यादा हैरान नहीं होती। इसके बाद अब जब वो दोबारा तीसरे दिन से मिलने आती है तो आज वो बेचारा परेशान होकर डाइनिंग हॉल के कोने में बैठा होता है। रिस्टा पूछने की कोशिश करती है पर वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप निकल जाता है। पर चौथे दिन पर रिस्टा सोचती है कि सेल्सियस कुछ ज्यादा परेशान दिख रहा है तो मुझे ढंग से सिया के बारे में पूछना है तो शायद मुझे उसके लिए कुछ ऐसा खाना देना चाहिए। रिस्टा अब खाना लेने के लिए बाहर आती है कि सेल्सियस एक बोर्ड के पीछे छुपकर बैठा होता है। उसने पर सेल्सियस बताता है कि तुम्हारा तो वही बिल्कुल पागल हो चुका है। सब कुछ सिखा देने के बाद भी जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा है उसे और ज्यादा ट्रेनिंग देने के लिए उसकी वजह से तो मैं इतने दिनों से सो भी नहीं पाया। बेचारा रोते हुए बता रहा होता है कि मैं सामने से आ जाता है तो मुझसे कितनी कोशिश कर रहे थे ना मुझे अपना लेवल और इंक्रीज करना है मेरी हेल्प करो। जो बेचारा सेल्सियस डर के मारे अपनी सॉरी फेंक देता है ताकि ट्रेनिंग से बच सके लेकिन सिया फिर भी जाने नहीं देता। अरे पागल हो क्या छोड़ो उसे वो गॉड है। रिस्टा उसे रोक रही होती है कि तभी आर्या के बताती है कि गॉडेस ईस्टर को तुमसे मिलना है तो अब उसे सेल्सियस को इसी हाल में छोड़ के जाना पड़ता है। यहाँ हमें पता लगता है कि ईस्टर काफी हाई रैंक गॉडेस है जो कि रिस्टा को बुलाकर उसे सारी रिपोर्ट्स लेती है कि आखिर उसी के साथ चल कर है। और जब उन्हें पता लगता है कि सेल्सियस भी सिया के सामने हार मान गया तो वो खूब हंसती है क्योंकि असल में सेल्सियस पहले एक इंसान ही था तो शायद इसलिए उसके अंदर अभी कुछ ह्यूमन फीलिंग्स बची हुई है। अब इन सब बातों को साइड रख के ईस्टर रिस्टा को बताते हैं कि तुम लोगों ने उन हेवनली किंग्स में से एक को हरा तो दिया पर अब वहां के पास के टाउन में कुछ बहुत बुरा होने वाला है इसलिए वो चाहती थी कि सिया और रिस्टा वापस उस वर्ल्ड में जाए। रिस्टा भी इसके लिए तैयार होती है और अब जब वो सिया को बुलाने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड पे गई तो वहां तो बंदा लिटरली सेल्सियस को पूरी तरह पीट रहा होता है। बेचारी रिस्टा भी हैरान होती है कि भाई ये क्या चल रहा है और उसे डांटकर सारी बातें बताते हुए तुरंत उस वर्ल्ड में चलने को कहती है और सिया भी इस बार मना नहीं करता। सेल्सियस को चूज कर उसने अपना लेवल जो इंक्रीज कर लिया था। इसके बाद अब दोनों उसी वर्ल्ड के अंदर सैमुअल नाम के टाउन में पहुंचते हैं जहां काफी सारे लोग ऑलरेडी जान बचाने के लिए जगह खाली करने लगे थे क्योंकि पूरे टाउन में हर जगह अंडर्स भर चुके हैं इसलिए हर कोई बस अपनी जान बचाना चाह रहा था। सिया कोई चीज समझ नहीं आती तो रिस्टा समझाती है कि जब कोई इंसान मरने के बाद वापस जिंदा हो जाए तो उसे अंडर कहा जाता है। यहाँ तक कि अंडर्स इंसानों के साथ घुल मिलकर उनका ही रूप ले लेते हैं। सिर्फ होली वाटर के जरिए ही हम इनका असली रूप देख सकते हैं। जो सुनते सिया टाइम वेस्ट न करते हुए होली वाटर लेने के लिए शॉप में आकर सीधा 1000 बोनस मांगता है लेकिन फिलहाल अंडर्स वाली घटनाओं के सामने आने की वजह से ये बोनस काफी रेयर हो चुकी है इसलिए एक इंसान को 10 से ज्यादा बोनस की परमिशन नहीं थी तो सिया को भी सिर्फ 10 ही मिलते हैं। वो लोग अभी चर्च में आते हैं जहां उनकी मुलाकात लुलू और मैश नाम के छोटे बच्चों से होती है जिनके पास ड्रैगन ब्लड है इसलिए उन दोनों को सिया के टीममेट्स के तौर पर चुना गया था। चर्च का प्रीस्ट उन्हें अपने बारे में बता रहा होता है कि तभी सिया उसके ऊपर होली वाटर गिरा देता है। रिस्टा गुस्सा करती है कि तुमने क्या किया लेकिन अगली पर उस प्रीस्ट का रूप पूरी तरह से बदलने लगता है और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रीस्ट खुद एक अंडर है इसने खुद को काफी अच्छी जगह छुपा रखा था। लुलू और मैश से लड़ने का सोचती है कि सिया कहता है कि नहीं मैंने पहले ही इसका खेल खत्म कर दिया और लिटरली बिना अपने स्वॉर्ड का यूज किए सिया उसे टुकड़ों में बदल देता है। सिया के पूछने पर उसे पता लगता है कि इस अंडर को डीमन लॉर्ड के 4 हेवनली किंग्स में से एक बैथ मैगला ने भेजा था सिया को खत्म करने के लिए और कल सुबह होते ही 10,000 अंडर सोल्जर्स टाउन में अटैक करने के लिए आएंगे। सिया के लिए बस इतनी जानकारी काफी थी और उसे खत्म करने के लिए फ्लेमिंग इन्फर्नो का इस्तेमाल करता है जो देख रिस्टा को जल्दी से लेकर बाहर निकल गई। उसके बस एक ही अटैक से अगले ही पर चर्च बर्बाद हो चुका था जो देख मैश सिया से काफी इंप्रेस होकर उसे हाथ में लाके पड़ता है लेकिन इस वक्त किसी को भी यकीन नहीं था तो उन दोनों को भी होली वाटर डाल के टेस्ट करता है कि ये इंसान है या नहीं। मैश और लुलू समझ जाते हैं कि बंदा नॉर्मल तो नहीं है और खुश होकर उसकी टीम में जाकर पूछने वाले होते हैं कि तभी उसकी नजर से और रिस्टा पड़ती है जो भूतों की तरह उन्हें घूर रहे थे। दरअसल दोनों मैश और लुलू के स्टैट्स चेक कर रहे थे जो कि कुछ खास नहीं है। ये देखते ही सिया डायरेक्ट मना कर देता है कि नहीं मैं कमजोर को अपनी टीम में नहीं रखने वाला। सिया नहीं चाहता था कि कुछ बच्चों को अपनी टीम में लेकर वो और भी ज्यादा सिद्धि पाले और इसी बात को लेकर उनका झगड़ा चल रहा होता है कि तभी टाउन के कुछ गार्ड्स वहां आते हैं। पूछताछ करने पर सिस्टर बताती है कि हमारे बीच रहा वो प्रीस्ट अंडर था जिसे सिया ने इसी होने आया और कल सुबह ऐसे 10,000 अंडर्स की आर्मी हमें हमला करेगी। जो सुन वो गार्ड समझ जाते हैं कि ऐसे टाइम पर सिया जैसा हीरो की हेल्प कर सकता है तो उसके सामने झुककर कहते हैं कि प्लीज हमें बचा लो। तो सिया कहता है कि चलो ठीक है पर पहले ये बताओ कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे अगर तुम सच में करते हो तो मतलब तुम टाउन को बचाओगे और इसके लिए तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइंस तो मिलेंगे ही। जो सुन वो एक फॉर्म निकालते हुए कहता है कि ठीक है मुझे इस पे साइन करके दो और अब जाते हुए मैश और लुलू से कहता है कि तुम लोग को वहां नहीं कोई जरूरत नहीं मैं अकेले संभालूंगा और बच्चे तू जाके पोगो देख। मैश सिया को उल्टा सीधा कहकर उसे जंगल की तरफ चला जाता है। सिया अपनी फ्लाइंग स्किल को एक्टिवेट करते हुए रिस्टा से कहता है कि तुम्हें कुछ खास काम की नहीं समझी और ये कहते हुए निकल जाता है। अब वैसे तो यहाँ रिस्टा के पास कोई फ्लाइंग स्किल नहीं थी पर सिया के सारे ताने सुन के गुस्से में अपनी फुल मैजिक पावर से उस स्किल को अनलॉक कर लेती है लेकिन फिर भी सिया की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि रिस्टा बराबर कर नहीं पाती और थक के सांस ले रही होती है कितने में सिया उसे लेने के लिए वापस आता है। रिस्टा को पहले तो ये माहौल बड़ा रोमांटिक लगता है लेकिन जैसे सिया ने अपनी स्पीड उठाई उसे पहली बार मौत हो चुकर वापस आने की फीलिंग पता लगती है। कुछ देर बाद दोनों एक बड़े से जंगल के ठीक ऊपर पहुंचते हैं जहां से सारे अंडर्स टाउन की तरफ आ रहे थे। उनकी स्पीड देख के लग रहा था कि शायद कल सुबह से पहले टाउन में पहुंच जाएंगे तो इसलिए सिया डिसाइड करता है कि वो अपने एटॉमिक बम का यूज करेगा इन सबको एक बार में निपटाने के लिए और अब स्पेल कास्ट करते हुए सिया एक छोटा सा मीटर रेडी करता है और लिटरली भाई बस इस एक बार से उन 10,000 अंडर्स का नाम निशान मिट जाता है। रिस्टा को भी देख अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। सिया अब ऐसे लेवल पर पहुंच चुका था कि उसे कभी किसी टीममेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। रिस्टा इस खतरनाक मंजर को देख रही होती है कि तभी सिया बताता है कि इस अटैक को करने की वजह से मेरा काफी ज्यादा माना खत्म हो चुका है तो मैं
तुम्हें वापस नहीं ले जा सकता, जो देखा विस्टा उसकी हेल्प करती है टाउन की तरफ ले जाने में। इसके बाद अगली सुबह जब वो लोग टाउन में रुके होते हैं तो लुलु काफी घबराते हुए विस्टा के पास आकर उसे बताती है कि मैं जब बुरा मान के उनके पास से गया था तब से तक वापस नहीं आया, पता नहीं अब तक कहां है, क्या आप हेल्प कर सकते हो ढूंढने में। तो विस्टा अब सिया को बताने जाती है, लेकिन उसे वहां ये देखने मिलता है कि उसने लिटरली अपनी पावर से एक स्वॉर्ड बनाकर तैयार कर दी। सिया बताता है कि विस्टा के टूटे हुए बाल हर जगह में फैले हुए थे, उसी का यूज करके उसने स्वॉर्ड बना दिया। अब इससे पहले विस्टा इस पर कुछ रिएक्शन देती, वहां की लैंडलॉर्ड एक बड़ा सा कुछ सामान लेकर आती है जो कि किसी ने सिया के लिए डिलीवर किया है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं कैसे मानूं, इसमें कोई बम हुआ तो वो डर रहा था। तो विस्टा अब खुद उस पार्सल खोलती है जिसमें से एक बड़ा सा मिरर निकलता है। शुरू में तो सबको लगा कि शायद कोई नॉर्मल सा मिरर है, लेकिन अचानक सबको उसके अंदर किसी की इमेज दिखती है जो कि और कोई नहीं बल्कि मैच था। और इस वक्त डीमन लॉर्ड के 4 हेवनली किंग्स में से एक मेगलाई कब्जे में है, जो सामने आते हुए उन सभी से कहता है कि मेरे सारे अंडर्स मारे गए सिर्फ उस फालतू से हीरो की वजह से, लेकिन चलो कोई नहीं, अब तुम्हारी कीमती चीज मेरे पास है। अगर उस हीरो ने अभी तक मेरे सामने हार नहीं मानी तो ये बच्चा मारा जाएगा। तभी मैच से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने अकेले ही 10,000 अंडर्स को मार गिराया, अगर ये सच है तो मेरे लिए इतना ही काफी है, प्लीज यहां बताना। लेकिन अगले पल अचानक से मिरर के बाहर से अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए मेगला के हाथ काट डालता है। सिया पहले से जानता था कि मशीना की तरह ही बाकी किंग्स भी यही चाल चलने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो इस बात पहले से रेडी था। और अब बस मेगला का एक हाथ काटते ही रिश्ता को लेकर डिवाइन रियल में वापस आ जाता है। सिया का अंदाजा था कि लगभग अगले 10 सेकंड्स में मेगला मैच को मार देगा, जो कि होते हैं डिवाइन रियल के 15 मिनट के बराबर। तो सिया अब टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट सबसे हाई रैंक गॉडेस ईस्टर के पास आ जाता है उनसे मैच की लोकेशन पूछने के लिए। अब वैसे तो गॉड्स का इस्तेमाल ह्यूमंस की हेल्प करना उसके खिलाफ था, पर फिर भी वो उसकी हेल्प करते हुए मैच की लोकेशन बता देती है जहां भी मेगला उसके साथ ही था। तो सिया अब रिश्ता से सीधा पोर्टल पर करवाता है। उसका प्लान था कि वो पहले जाकर मेगला पर वार करके मैच को से दूर करेगा और मौका देखते ही रिश्ता मैच को जल्दी से हील करेगी। वो लोग अब ठीक ऐसा ही करते हैं और रिश्ता मैच को हील करने में लगी थी कि तभी मेगला डार्क फोर्स नाम के एक बड़े से ब्लैक स्पिरिट को समन करता है। रिश्ता उसके स्टैट्स चेक करती है जो देखो बहुत डर गई थी क्योंकि उस मॉन्स्टर को किसी भी तरह हराया नहीं जा सकता। उसका डिफेंस इतना पावरफुल था कि आइस मैजिक के अलावा उस पर कुछ भी असर नहीं करेगा। असल में मशीना और सिया का मैच देखकर मेगला इस बात को जान चुका था कि सिया एक फायर टाइप यूजर है और उसी हिसाब से उसने डार्क फोर्स को तैयार किया है। वो बड़ा खुश होता है कि अब तो इस हीरो की जीतने की उम्मीद नहीं बची, लेकिन अपने सिया को तो जैसे को फर्क नहीं पड़ता, तो एक जोरदार पंच देके मारता है। उसने पहले खुद को ट्रेन कर लिया था कि कोई भी उसकी कमजोरी को फायदा न उठा पाए और अगले पल से डार्क फोर्स के खतरनाक पंच को ब्लॉक करने के साथ साथ उसे वहीं खड़े खड़े बर्फ में जमा देता है। मेगला की बुरी तरफ फट जाती है कि इसने आइस मैजिक कैसे यूज कर लिया। तो सिया बताता है कि दरअसल मैंने रिश्ता के साथ यूज करके इस ब्रेसलेट को तैयार किया था जिससे मैं हर बारी एक आइस मैजिक अटैक कर सकता हूं और मेरे पास ऐसे 10-20 और हैं। जिसके बाद अपने फ्लेमिंग सोर्ड का यूज करते हुए सिया उस मॉन्स्टर का नाम निशान मिटा देता है। मेगला के पास चलने को और कुछ चाल नहीं बची थी तो रिश्ता समझ जाती है कि यहां पे क्या होने वाला है और जल्दी से मैच को लेकर बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो लोग वापस टाउन में लौट जाते हैं और मैच के होश आने पर रिश्ता उसे बताती है कि सिया ने तुम्हारी जान बचाई, मेगला हार चुका है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी सिया एक भारी भरकम सा बैग लाते हुए टेबल पर रख देता है और कहता है कि अब तुम दोनों काम है हमारा सारा सामान उठाना। जो सुनते ही मैच एकदम जाकर सिया के कदम पर जाता है। वो अच्छी तरीके से सिया के पावर लेवल को समझ चुका था, इसलिए उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। सिया कहता है कि ठीक है, पर बदले में तुम लोगों को मेरा सामान उठाना होगा। और अब वो लोग अगले टाउन में निकले उससे पहले मैच में ड्रैगन बिन नाम की एक जगह पर ले जाना चाहता था क्योंकि पुरानी कहानी के अनुसार 16 साल पहले ड्रैगन गॉड ने मैच और लुलु को हीरो की हेल्प करने के लिए यहां भेजा था ताकि वो लोग एक दिन उस हीरो को ड्रैगन विलेज पहुंचा सके। साथ ही साथ उस जगह पर एक डिवाइन सॉर्ड भी सील करके रखी है जिसकी हेल्प से डीमन लॉर्ड को हराया जा सकता है। सिया सारी बातें अच्छे समझता है और कहता है कि ठीक है, और जाने से पहले मुझे अभी ट्रेनिंग करनी है। तो अब मैच और लुलु के साथ वो लोग वापस डिवाइन रियल में आ जाते हैं। बेचारे बच्चे सोचते हैं कि चलो घुमा फिरा जाए, पर सिया कहता है कि बच्चों अभी कहां चलिए, ट्रेनिंग भी करनी है हमें। और अब वो सभी को लेकर डाइनिंग हॉल में आ जाता है इसको ढूंढने के लिए। इस टाइम उस बंदे को हर जगह ढूंढ रही होती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता और जिसको वो लोग हर जगह ढूंढ रहे थे वो तो यहां एप्रिल पहनकर एक शेफ बनकर छुपा हुआ था। सिया से इतनी बुरी तरह पिटने के बाद सिया से तलवारबाजी छोड़ दी पर सिया को फिर भी घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम वापस में ट्रेनिंग देने चल रहे हो या नहीं। जो देख बेचारी बुरी तरह फट जाती है कि भाई अब तुम्हें पीछे छोड़ दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। और जैसे सिया उसे बताता है कि तुम्हें मुझे नहीं मैच ट्रेनिंग देनी है तो बड़ा खुश होता है क्योंकि मैच के स्टैट्स से बहुत ज्यादा कम थे और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब बच्चे अब मैं रन करता हूं तुझे। फाइनली बेचारे को ढंग का स्टूडेंट मिल गया। अब इसके बाद रिश्ता लुलु को लेकर फायर गॉडेस सिया के पास आती है ताकि वो उसे मैजिक सिखा सके। सिया भी तैयार होती है सिखाने के लिए कि अगर इसे दुनिया बच सकती है तो वही जरूर करेगी। तो अब दोनों को अपने टीचर्स के पास पहुंचने के बाद सिया कहता है कि फिलहाल मुझे भी अपने को ट्रेनर चाहिए और लगता है कि शायद अगले लाइफ कोई है भी। वो लोग इस बारे में बात करते हुए जाहिर है तभी रिश्ता गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन वेलकरी से टकरा जाती है जिसकी हरकत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। वेलकरी बहुत ही घमंडी और गुस्से वाली गॉडेस थी तो रिश्ता से कहती है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तुझे दिखा देती कि मुझे सिखाने का अंजाम क्या होता है। उसके जाने के बाद सिया कहता है कि मुझे उसमें से बहुत खतरनाक पावर फील हो रही है और रिश्ता से पूछने पर उसे पता लगता है कि वेलकरी पूरी डिवाइन रियल की सबसे पावरफुल गॉडेस है। सिया को ये पता लगता है डायरेक्ट उसे जाके खुद को ट्रेनिंग देने के लिए पूछ लेता है। जिसमें वो तो गुस्से में पागल हो गई कि तुझे की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात भी करने की। वो तो लिटरली सिया को उसी वक्त जान से मारने वाली थी कि इतने में आर्या सामने आ जाती है जो सिया के लिए वेलकरी से खुद माफी मांगती है। और क्योंकि आर्या भी एक हाई रैंक रिस्पेक्टेड गॉडेस थी तो वेलकरी भी बात ज्यादा बढ़ाई चली जाती है। सिया को चाहिए था कि कोई उसे ट्रेन करे तो आर्या कहती है कि चलो ठीक है मेरे साथ आओ और वो उन्हें गॉडेस ऑफ वॉर एडेनिला से मिलाने लाती है जिसकी शक्ल बिल्कुल भूत जैसी थी। आर्या पूछती है क्या तुम इस ह्यूमन को ट्रेनिंग में हेल्प कर सकती हो। एडेनिला कहती है क्यों नहीं और एकदम से छपकते सिया के पीछे आ जाती है। उसके पास सिया को सिखाने के लिए सिर्फ एक लौता मूव है जो इतना तेज है कभी भी कोई इसकी स्पीड मैच नहीं कर सकता। ये सिया को भी काफी पसंद आया होता है और उसे सीखने के लिए वो रेडी था। अब धीरे धीरे उन सभी ट्रेनिंग का पहला दिन शुरू होता है जहां मैच और लुलु की ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही थी और जब वही रिश्ता सिया की ट्रेनिंग देखने गई तो सिर्फ एडेनिला ही दिखती है। उससे पूछने पर एडेनिला कहती है कि हां ये हीरो मैंने अब तक जितने भी देखे उसमें काफी अजीब तो है पर फिर भी मुझे काफी अच्छा लगा। देख कैसा लग रहा है कि एडेनिला सिया के साथ ज्यादा मजे कर रही है। जिसके बाद दूसरे दिन रिश्ता जब खाने लेकर जा रही थी तो सिया और मैच पहले से डाइनिंग हॉल में बैठे थे जहां सिया उसे कुछ लाइफ चेंजिंग टिप्स दे रहा था और सारी बातें समझा के चला जाता है। रिश्ता पूछती है कि बताओ क्या सिखाया उसने। नहीं ज्यादा कुछ नहीं बस समझाया कि किसी भरोसा मत करना। सिया ने भाई बस अपने सोचने वाली बीमारी को मैच के अंदर पास ऑन कर दिया था। अब इसके बाद धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं तो रिश्ता मैच और लुलु की ट्रेनिंग खत्म होने पर उन्हें वापस लेने आई होती है। मैच के स्टैट्स काफी अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो चुके थे पर वहीं लुलु में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं आई होती। या रिश्ता को साइड में आकर बताती है कि इस बच्चे के अंदर मैच यूज करने कोई भी टैलेंट नहीं तो हमारी कोशिश करनी बेकार है। रिश्ता अब दोनों को लेने के बाद सिया के पास आती है जहां से अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता क्योंकि एडेनिला पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने सिया के साथ ट्रेनिंग करके बहुत सारी नई चीजें सीख ली थी और टोल बाबू से पसंद भी करने लगी है। इसलिए एडेनिला उसके लिए चिकना कर लाई होती है और पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सफर पर चल सकती हूं। इस पर सिया कहता है कि बकवास है ये सोच भी कैसी है तुमने कि तुम जैसे बेकार गॉडेस को मैं अपनी टीम में रखूंगा जो उसमें बेचारे के सारे अरमानों में पानी फिर जाता है और सिया के रिएक्शन से गुस्से में पागल होकर हर जगह तबाही मचाने लग जाती है। वो अब जाने लगा था कि रिश्ता कहते हैं कि प्लीज कल तुमने जो ये सब करवा दिया उसको ठीक करो लेकिन अपने सिया को इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और मना करते हुए पोर्टल में एंटर कर जाता है। अब उसके बाद जब वो सब लोग वापस वर्ल्ड में आ गए होते हैं तो वो मैच की बताई जगह ड्रैगन केव जाने वाले थे। लुलु रास्ते में चलते हुए अपने फायर मैजिक प्रैक्टिस कर रही होती है तो सिया कहता है कि रहने दो तुम लोग बस अभी अपना सामान उठाने पे ध्यान दो बाकी मैं संभालूंगा। लेकिन उसी वक्त अचानक सामने से काफी सारे मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं। अब वो तीनों से पहले कुछ सोच पाते हैं एक आग में लिपटा हुआ बर्ड उनसे कुछ जाने लग जाता है। सिया बताता है कि इसे मैंने अपने फायर मैजिक से बनाया है। इस बर्ड के अटैक का नाम है ऑटोमेटिक फिनिक्स जो 30 लेवल से नीचे वाले मॉन्स्टर्स को इजीली खत्म कर सकता है। सिया की पावर्स लिटरली इतनी बढ़ चुकी थी कि लगता नहीं अब मैच और लुलु को अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिल पाएगा। अब थोड़ी देर बाद घूमते हुए वो लोग एक छोटे से टाउन में पहुंचते हैं ताकि अपने कुछ सामान खरीद सकें। केव में जाने के लिए उन्हें कुछ टॉर्चेस चाहिए थी तो सिया अब मैच स्टेटस लेते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें कितने टॉर्चेस खरीदने चाहिए। ऐसा है तो मेरे ख्याल से शायद 50। तो सिया कहता है कि नहीं 500। हां पैसे का तुम्हारे चाचा देंगे 5 काफी है बस। अब अपनी जरूरत का सामान खरीदने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं जहां मैच और लुलु के हाथ अचानक चमकने लगे जिसका मतलब कि वो लोग ड्रैगन केव के बहुत नजदीक है। काफी देर तक चलने के बाद अब रात हो चुकी होती है जहां लोग केव में भी आ जाते हैं लेकिन एंटर करते ही सामने एक बड़ा सा दरवाजा था जिसे सिर्फ मैच और लुलु ही खोल सकते हैं। लेकिन सिया भी लाइक अब जाना कौन टाइम वेस्ट करे और लिटरली बस अपने को स्लैश मारकर उस दरवाजे को बीच से फाड़ देता है। मतलब क्या ही फायदा उन लोगों के साथ रहने का जब सारा काम अकेला वही कर रहा है। सबके अंदर जाने के साथ ही एक आवाज उन्हें कहती है कि तुमने यहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है इससे आगे तुम सबको ड्रैगन विलेज में जाने के लिए इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के बीच खड़ा होना होगा। पर सिया को इस चीज का भी यकीन नहीं था तो चेक करने के लिए पहले छोटी सी छिपकली को वहां रखता है जो टेलीपोर्ट होने के बाद वापस वहीं आ गई होती है। मतलब यहां कोई ट्रैप नहीं था तो आप पोर्टल पर सब चढ़ते ही वो टेलीपोर्ट होकर एक ठीक वाली जगह में आ गए थे जहां उनका वेलकम करने के लिए लुरागस नाम का एक इंसान खड़ा होता है जिसका चेहरा बिल्कुल ड्रैगन जैसा था और वो उन्हें लेकर प्रिंसेस से मिलवाने जा रहा होता है जहां रास्ते में विलेज के सभी लोग मैच और लुलु की तरफ देख रहे होते हैं। जिसके बाद अब सब लोग मदर ऑफ ड्रैगन्स लीविया के पास पहुंचते हैं जो मैच को अपने पास बुलाकर उसके अंदर ड्रैगन पावर्स एक्टिवेट करती है जिससे मैच के स्टैट्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो लुलु सोचती है कि शायद उसकी पावर्स एक्टिवेट की जाएंगी लेकिन लीविया उसे मना कर देती है कि नहीं तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा जरूरी मिशन है। और तब उन्हें पता लगता है कि हीरो की वो लेजेंडरी स्वॉर्ड जिसे लेने के लिए वो यहां आए थे वो लुलु के सैक्रिफाइस देने पर ही तैयार होगी। सालों पहले ही ड्रैगन गॉड के द्वारा भविष्यवाणी हो चुकी थी कि लुलु इसमें ड्रैगन ब्लड है वो अपना सैक्रिफाइस देगी तभी हीरो की लेजेंडरी स्वॉर्ड सामने आएगी। मैच और रिश्ता इसलिए साफ मना कर देते हैं तो लीविया उन्हें समझाती है कि शायद तुम्हें अंदाजा नहीं लेकिन अभी 70% से भी ज्यादा दुनिया डीमन लॉर्ड के कब्जे में है। अगर ऐसा चलता रहा तो जल्द ही पूरी दुनिया पर डीमन का राज होगा। डीमन लॉर्ड को हराना है तो हीरो के पास वो लेजेंडरी स्वॉर्ड होनी चाहिए। लीविया उसे समझाती है कि देखो तुम इस दुनिया को बचाओगे तो हर इंसान तुम्हारी इज्जत करेगा भले ही उस टाइम तुम अपनी ह्यूमन फॉर्म
नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमेशा हीरो के साथ ही रहोगी। और अब क्योंकि सबके पास एक ही लौता रास्ता बचा था तो लुलु भी मानी जाती है। आज रात ही उसकी सैक्रिफाइसिंग सेरेमनी को परफॉर्म
किया जाएगा तब तक लुलु अपने दोस्तों के साथ आखिरी वक्त बिता सकती है। इसके बाद जब लोग बाहर आते हैं तो मैश उससे पूछता है कि क्या सच में तुम्हें करने के लिए तैयार हो, पर लुलु को जवाब नहीं दे पाती। वो हमेशा से हीरो की हेल्प करना तो चाहती थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इसके लिए उसे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन सिया को तो जैसे इन सब बातों की पड़ी नहीं थी, आराम से जाकर अपनी खरीदारी में लग जाता है। इसका गुस्सा करती है कि तुम ऐसे टाइप से कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें लुलु की ऊपर नहीं। तो सिया कहता है कि देखो मेरे पास कुछ कहने को नहीं, जो उसका काम है वो तो उसे करना ही पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लुलु को काफी बुरा लगता है कि इसके लिए सैक्रिफाइस करने वाली है, उसे मेरी ऊपर नहीं, और रोते हुए चली जाती है। इसके बाद रात होने पर सेरेमनी शुरू होती है जहां से और बाकी सभी के लिए डिनर का इंतजाम किया गया था, जहां विलेज के सारे लोग भी आए हुए होते हैं। और थोड़ी देर तक खाना पीना हो जाने के बाद उनका रिचुअल शुरू होता है जहां लिविया बताती है कि ड्रैगन अबिस है, सालों पहले इसे महान ड्रैगन एम्पायर ने तैयार किया था और लुलु के इसमें कूदने के बाद उसके शरीर के टुकड़ों से वो स्वॉर्ड तैयार होगी। गार्ड्स अब उसे लेकर ठीक उस खाई के किनारे पर खड़ा कर देते हैं जहां वो हंसते हुए सभी को अलविदा कहती है। लेकिन मैच से सब और देखने जाता है और रोकने की कोशिश करता है तो गार्ड्स उसे जाने नहीं देते। साथ ही लुलु भी इतनी गहराई देखकर बहुत डर गई थी तो भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। लिविया के कहने पर गार्ड्स खुद उसे खाई में गिराने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देख विलेज का हर इंसान जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और इससे पहले कि वो लोग उसे नीचे गिराते सिया वहां पहुंचकर दोनों गार्ड्स को चढ़ा देता है और कहता है कि शायद तुम्हें समझ नहीं आया, लेकिन मैंने कहा था कि जो तुम्हारा काम है वो तुम्हें करना ही होगा। अगर तुम अभी चली गई तो मेरे सारे इक्विपमेंट्स कौन उठाएगा। जो देख लुलु और इससे बहुत खुश होते हैं। लिविया कहते हैं कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, अगर वो स्वॉर्ड तैयार नहीं हुई तो डीमन लॉर्ड को हराओगे कैसे। लेकिन अपना सिया भी लाइक अब जाना मुझे को करना ही पड़ता है। डीमन लॉर्ड को हराने के लिए मुझे किसी बच्चे की बलि नहीं चाहिए। तो मैच मौका देखे अपने ड्रैगन फॉर्म में आते हुए सभी गार्ड्स को हटाकर निकलने की कोशिश करता है, तभी एकदम से ही वो और रिश्ता एक साथ जमीन पर गिर पड़ते हैं और वापस खड़े नहीं हो पा रहे होते, चाहते भी कोशिश कर ले, क्योंकि असल में लिविया ने उन सबके खाने में पैरालाइज पोजन मिला दिया था ताकि कोई भी उस रिचुअल में टांग ना अड़ा सके। लिविया अब गार्ड्स को लुलु को पकड़ने के लिए भेजती है, लेकिन तब उन्हें पता लगता है कि किसी वजह से सिया के ऊपर उस पोजन का असर हुआ ही नहीं, क्योंकि इस बंदे ने लिटरली पहले 4 कदम आगे सोच रखी थी। सिया को उसी टाइम शक हो गया था कि खाने में जरूर कुछ मिला होगा, इसलिए उसे सबसे छुपकर खाने के बाद वही उल्टी कर दिया था। लिविया कहती है कि अगर आप तुम लोग यही चाहते हो तो मेरे पास इसका यूज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। और अगले पल एक बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और तभी रिश्ता की नजर उसके स्टैट्स पर गई जो कि इसमें काफी ज्यादा थे। लेकिन अपना सिया तो बिल्कुल शांत खड़ा था कि जैसे उसे पहले से ही पता हो, और अपने बैग में से एक ब्लैक स्वॉर्ड निकालता है जो देख लिविया भी हैरान होती है कि इसके पास ये चीज कहां से आई, क्योंकि सिया के पास ड्रैगन स्लेयर की स्वॉर्ड थी जिससे किसी भी ड्रैगन को मारा जा सकता है। असल में उसने मैच और रिश्ता के बाल का यूज करके स्वॉर्ड बनाया था और बिना टाइम वेस्ट किए लिविया पर लगातार अटैक करके उसे अच्छा खासा डैमेज पहुंचा रहा होता है। जो देख अब वो मौके का फायदा उठाते हुए लुलु के गले में अपने पहनावे हुए पेंडेंट का टाइमर एक्टिवेट कर देती है, जिसके खत्म होते ही वो अपने आप मारी जाएगी। टाइमर बस 3 मिनट का ही था तो सिया के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सिचुएशन को देखते हुए वो लिविया से कहता है कि तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर तुम डीमन लॉर्ड के साथ नहीं मिली हुई तो इसे वापस ठीक कर दो और हम चले जाएंगे। पर लिविया साफ मना कर देती है। इसका मतलब कि सिया के पास कोई रीजन नहीं बचा उसे जान से ना मारने के लिए। और अगले ही पल सबसे पावरफुल फ्लेम अटैक करता है जिससे लिविया का डिफेंस आधा हो चुका था। उसे इस बात पर यकीन था कि सिया टाइमर खत्म होने से पहले उसे नहीं हरा सकता और अब खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए अपनी बॉडी को एक शील्ड में बदल देती है। जो देख सिया स्पीड बढ़ाने वाली कुछ सीड्स को खा लेता है जो उसने सुबह खरीदे थे, उसकी स्वॉर्ड डबल हो जाती है और लगातार लिविया के ऊपर हमले करने शुरू हो जाता है। सिया पूरे फोकस के साथ अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद लिविया के डिफेंस पर कुछ खास असर नहीं हो रहा था। इस मैच बात से घुरा रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पर सिया बिना रुके अपने स्लैशेस मारता ही रहता है। धीरे-धीरे टाइम काफी ज्यादा बीत चुका था और अब सिया के पास सिर्फ एक ही मिनट बाकी है। तो लिविया कहती है कि तुम्हें फायदा नहीं होने वाला, तुम्हारा हारना तो है। सिया फिर भी अपने हमले नहीं रोकता क्योंकि भले ही लिविया के डिफेंस पे कोई असर न पड़ रहा हो, लेकिन वो धीरे-धीरे सिया की फोर्स की वजह से खाई की तरफ जाने लगी थी। और इससे पहले कि वो इस बात को समझ पाती वो खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़ी होती है और मौका देखते सिया जल्दी से अपने फाइनल अटैक विंड स्लैश यूज करता है जिससे लिविया खुद को बचाते हुए डिफेंस मोड से बाहर आकर भागने लग जाती है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सिया के हमले की वजह से उसके विंग्स ऑलरेडी बर्बाद हो चुके थे और सिया के बिना कुछ किए खाई में गिर जाती है। उसके मरते के साथ ही लुलु का पेंडेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही रिस्टोर मैच के ऊपर पोजन का सर्विस खत्म हो चुका था। तो रिश्ता से पूछते हैं कि तुमने ये कब किया, उसके विंग्स कब चला दिए तुमने, भूल गए क्या। मैं हर बार 2 कदम आगे की सोचता हूं। वो लोग वापस जाने की बात कर रहे होते हैं कि तभी खाई में से एक तेज रोशनी चमक लगती है और हीरो की वो लेजेंडरी स्वॉर्ड तैयार होकर बाहर आती है। सिया सबको बताता है कि असल में इस स्वॉर्ड को बनने के लिए किसी फीमेल ड्रैगन की जरूरत थी, इसलिए लिविया के मरने के बाद भी स्वॉर्ड तैयार हो गई। और सिया अब विलेज के लोगों को समझाते हुए प्रॉमिस करता है कि वो डीमन लॉर्ड को जरूर आएगा, फिर लिविया का सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाएगा। इसके बाद चारों टेलीपोर्ट होकर वापस ड्रैगन केव में आ जाते हैं। इस टाइम मैच और लुलु से कहते हैं कि तुम बाहर जाकर इंतजार करो, हम लोग आते हैं। इसके बाद सबसे पहले तो वो डांटती है कि तुमने मेरे बाल क्यों निकाले, मुझे गंजा करने का इरादा है क्या तुम्हारा। और फिर कहते हैं कि चलो छोड़ो, मुझे तुमसे बस ये जानना है कि वो स्वॉर्ड जो खाई से बाहर निकल कर आई लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं थी ना, मैं उसी वक्त समझ गई थी जब वो स्वॉर्ड में से मुझे किसी भी तरह की डिवाइन एनर्जी फील नहीं हुई। तो सिया बताता है कि हां ये मेरी स्वॉर्ड है तुम्हारे बालों से बनी है। असल में उसने बस वहां के लोगों को दिलासा देने के लिए इसे डिवाइन स्वॉर्ड के तौर पर दिखाया। सिया कहता है कि देखो मुझे इस चीज से कुछ नहीं पड़ता, अगर बात डीमन लॉर्ड को हराने की है तो मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। और तभी दूसरी तरफ पहली बार डीमन लॉर्ड की एक झलक दिखाई जाती है जो कि कह रहा होता है कि आखिर वो वेपन हमारे हाथ लग गया जिससे गॉड्स को भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। वहीं इधर से और इसका जब बाहर आते हैं तो काफी सारे सोल्जर्स ने उन्हें घेर रखा होता है। पूछने पर वो बताते हैं कि हम यहां कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमें मदद चाहिए। हमारे काफी सारे सोल्जर्स फोर्ट एगला पर फंस चुके हैं, कुछ मॉन्स्टर्स ने उस जगह पर आतंक फैला रखा है और वो लोग वहीं फंसे हैं। तो इसका कहते हैं कि यार पहले कम से कम आराम तो करने देते हमें, लेकिन सिया जाने के लिए तैयार होता है। तो कैप्टन कहते हैं सावधान रहना, उन मॉन्स्टर्स का नाम बेलबग है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। उनकी बात सुनने के बाद सिया इस बार अकेले जाने के बजाय लुलु और मैच को भी साथ ले जाता है। और काफी घने जंगल में आने के बाद जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो सामने हजारों बेलबग मॉन्स्टर का पूरा झुंड मौजूद था और तभी सिया की नजर उनके लीडर पर पड़ती है जिसके स्टैट्स वैसे तो उतने हाई नहीं थे लेकिन स्पीड में बहुत ही ज्यादा तेज था। और वहीं पास ही में वो सारे सोल्जर्स जो यहां फंसे हुए थे अपने बेलबग से किसी तरह लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनमें से कुछ सोल्जर्स को बेलबग ने उठा लिया था और काफी ऊपर ले जाकर छोड़ देते हैं जिससे वो सब के सब एक बार में ही नीचे गिर मर जाते हैं। अभी भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सिया ने बचाने आएगा, लेकिन बस वो चुपचाप खड़ा है कि फाइट ऑब्जर्व कर रहा होता है और कहता है कि मच्छर की स्पीड इतनी तेज होती है कि उसे को पकड़ नहीं पाता और यहां तो इनका साइज ऑलरेडी 1000 गुना हो चुका है। सिया सोल्जर्स की कमांडर रोजेलिया के पास आता है जो उसे पहली नजर में पहचान लेती है। तो वही हीरो हो ना, अब तुम आगे तो शायद हम देख सकते हैं। कार्लोस बताता है कि हमारे सोल्जर्स बहुत डरे हुए हैं और काफी थक चुके हैं, हमें पहले रुक कर आराम कर लेना चाहिए। तो रोजेलिया सिया और माकी को लेकर फोर्ट आगे की तरफ आई होती है ताकि सब अच्छे से तैयार कर सके। रोजेलिया उन्हें बताती है कि अब तक उन बेलबग्स ने जो किया वो हीरो को यानी कि सिया को सामने लाने के लिए किया, वो बस हमारी कुछ सोल्जर्स को जानबूझ के मार रहे हैं ताकि हीरो सामने आए, क्योंकि उन लोगों ने अगर एम्पायर पर अटैक करने की कोशिश भी की तो वहां के जनरल से कभी जीत नहीं सकते। वो चाहे तो अकेले उन बेलबग्स को हरा सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि जनरल एम्पायर को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था। इसके बाद अब चारों कैसल में पहुंच जाते हैं जहां कार्लोस सबको एक मीटिंग इनवाइट करता है, लेकिन सिया को शक्ति जरूर उन पर नजर रखे तो पहले उन्हें अच्छे से छानबीन कर लेनी चाहिए। तो अब सिया के कहने पर पूरे कैसल में मौजूद हर एक शख्स को और हर एक जगह को अच्छे से चेक कर ले जाता है पर कहीं कुछ भी नहीं मिलता। रोजेलिया कहती है कि सब छोड़ो, हमारे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, अगर उन्हें हराना है तो सिया के साथ जाकर हमें सीधा हमला कर देना चाहिए। लेकिन सिया खुद मना कर देता है कि नहीं, ऐसे जानलेवा मॉन्स्टर्स के सामने जाने से पहले मुझे कम से कम 3 दिन की ट्रेनिंग की जरूरत होगी। रोजेलिया गुस्सा करती है कि इतने दिन तक बैठ के हम झक मारते रहेंगे, तो रिश्ता समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, गॉड्स के वर्ल्ड के 3 दिन यहाँ के 1 घंटे के बराबर होते हैं। लेकिन रोजेलिया का मानना था कि फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना जब ऑलरेडी हमारे सोल्जर्स के साथ सिया रहेगा। सिया कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो मॉन्स्टर्स किस लेवल के हैं, अगर हमने जल्दबाजी की तो तुम्हारा भी ठीक वही हाल होगा जो उन सोल्जर्स का हुआ। रोजेलिया गुस्सा करती है कि कोई हीरो तड़प कैसे हो सकता है, अगर तुम चाहते हो सबको बचा सकते थे, लेकिन तुमने अपनी जान बचाने के लिए उन मासूम लोगों को मरने छोड़ दिया। इस पर सिया कहता है कि रहने दो, अपनी गलतियों का इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ, अगर तुम सब बेवकूफों की तरह लड़ने के बजाय एक अच्छा प्लान और स्ट्रेटजी बनाकर जाते तो कभी नहीं होता। रोजेलिया उसकी बात और सहनी होती है और गुस्से में सिया को मारने आगे बढ़ती है, पर इससे पहले कि उसे छुरी पाती सिया उसे थप्पड़ में हिला देता है। गुस्से पागल होकर रोजेलिया बार-बार लगातार उसे मारने की कोशिश करती है पर अपने सिया ने तो फाइनली उसे थप्पड़ बजा के मुंह से जा दिया होता है। बेचारे रोते हुए उसे कहते हैं कि तुम जैसा बंदा कोई हीरो हो ही नहीं सकता, तो लड़को सिया मरो। अब इससे पहले कि माहौल और बिगड़ता है स्टाइल से तीनों को लेकर वापस दीवान जेल में आ जाती है और सिया को डांटती है कि तुमने तो एक औरत हाथ उठाया, कम से कम थोड़ा तो लिहाज कर लेते। लेकिन अपना सिया तो भाई एब्सोल्यूट सिग्मा था, अगर उस पे किसी ने हाथ उठाया तो कभी ये नहीं देखता कि सामने वाला लड़का है लड़की। सिया कहता है कि अगर मुझे उन्हें हराना है तो मुझे किसी गन की जरूरत पड़ेगी, पर दिक्कत ये थी कि दीवान जेल में गन जैसा कोई वेपन नहीं होता। सिया कहता है कि ठीक है हम इसकी जगह कुछ एरोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्योंकि उसे तीर कमान चलाना आता नहीं था तो रिश्ता गॉडेस पार करी माइटिस के पास लेकर आती है और उसे थोड़ा मक्खन लगाते हुए सिया को ट्रेनिंग देने को मना लेती है। लेकिन सिया कहता है कि नहीं, ट्रेनिंग लेने से पहले मैं तुम्हारे से पावरफुल मूव देखना चाहूंगा। एक तो भाई उसे सिखाने के लिए रिश्ता बेचारी तो मक्खन लगा लिया और ऊपर से और तैयार कर रहा है। तो माइटिस अब अपने मैजिक से तीर कमान बनाते हुए अपना सबसे खतरनाक मूव दिखाती है जिससे वो एक बार में ही 7 तीरों को चला सकती थी, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर सिया को सीखना है तो पहले तीर कमान को मैजिक के जरिए बनाना सीखना होगा। तो अब सिया लुलु को फायर मैजिक से तीर बनाने का तरीका सिखाने के लिए कहता है क्योंकि उसने पहले भी उसे करते देखा था। तो लुलु अब इस मैजिक को अच्छे से करके दिखाती है और कहती है कि इतना आसान नहीं है, इसे सीखने में तुम्हें साल लग जाएंगे। लेकिन अपना सिया भी लाइक अब जाने पड़े टाइम वेस्ट करे और सच में भाई उसने बस एक बार में ये सीख लिया और तो 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट हिट कर देता है। तो अब उसे ट्रेनिंग के लिए छोड़कर वो वापस आ जाता है। लुलु बेचारी परेशान होकर अपने सर पर बैठी थी कि जिस मैजिक को सीखने में उसने 3 साल लगा दिए उसे सिया बस कुछ सेकंड्स में सीख गया। भाई सिया से उसके बस गुजर रहा होता है और रिश्ता को देखकर उसे कहता है कि तुम लोग यहां पर क्यों हो, मतलब सिया भी यहां आसपास होगा, उसे प्लीज यहां से ले जाओ। पिछली बार जो हुआ उसके पास से अड़े उसे जान से मारने की उसकी खून की प्यासी हो चुकी है, वो हटे पागलों की तरफ से ढूंढ रही है। जिसने रिश्ता डरते हुए अब सारी बात
आर्य को बताती है, तो कहती है कि आर्य टेंशन मत लो, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करेगी, तुम्हें जाके एक बार से बात कर लेनी चाहिए। वही बात में मैश आर्य को बताता है कि उसने एक नई फॉर्म को अनलॉक किया है, तो ट्रेनिंग के लिए उसे भी कुछ चाहिए। आर्य कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ खतरनाक मूव सिखा सकती हूँ। साथ ही वो लुलु को भी कहती है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ स्पेशल स्किल्स हैं जो मैं बाहर निकलवा
करवा सकती हूँ। तुम दोनों के लिए मेरी ट्रेनिंग काफी होगी। तो अब मैश और लुलू को आर्या के हवाले छोड़कर रिश्ता एडेला के पास पहुंचती है, जहां उसने खून से पूरी दीवार पर सिया को मारने के बारे में लिखा होता है। सब देख रही थी कि पीछे एडेला आ गई और पूछती है कि क्या तुम अकेले ही आई हो या वो हीरो भी यहाँ है। रिश्ता की तो बिल्कुल फट चुकी थी उसका रूप देख के और घबराते हुए कहती है कि नहीं मैं अकेले ही आई हूँ। एडेला कहती है कि अगर तुम्हें वो मिले तो मुझे जरूर बताना। उसके साथ कुछ हिस्सा बराबर करने मुझे। जो देख डर के मारे रिश्ता जल्दी सिया के पास जाती है उस रिमाइंड जेम से वापस जाने के लिए, और इससे पहले कि वो सिया को समझा पाती एडेला ठीक उनके पीछे खड़ी होती है। उसे पूरा यकीन था कि रिश्ता अकेले तो यहाँ नहीं आई होगी और फाइनली वो सिया को मारकर अपना बदला ले पाएगी और इसी बदले की आग में वो अपनी फुल डिवाइन पावर को अनलीश कर लेती है सिया को जान से मारने के लिए। रिश्ता की तो फट के चार जाती है देख के, लेकिन सिया बिल्कुल शांत होता है और बड़े आराम से एडेला के पास आकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि तुमने क्या किया। रिश्ता ने बात खराब करनी है, मैंने तुम्हें तरीका सिखाया था बाल को ठीक करने का। और सिया अपने प्रति इतना अच्छा बर्ताव देखकर बेचारी का दिल पिघल गया और कहती है कि चलो छोड़ो इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बेचारी रिश्ता हैरान होती है कि भाई से क्या हुआ और आपको इस बात के पास आकर सारी बात बताती है। द्वारा कहती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें कार में इतनी टेंशन ले रही थी। रिश्ता जब मैश और लुलू के बारे में पूछती है तो आर्या उसे सीधे दिखाने लग जाती है कि उन दोनों ने क्या क्या सीखा। जो रिश्ता हैरान होती है क्योंकि मैश ने अपनी बॉडी पर इतना काबू पा लिया था कि खुद को ड्रैगन के रूप में लाने के बजाय वो जब चाहे अपने हाथों को ड्रैगन के पंजे में बदल सकता है। और तो लुलू ने भी एक नई स्किल सीख ली थी जिससे वो जब चाहे सामने वाले की स्पीड को बहुत तेज या फिर बहुत स्लो कर सकती है। अब इसके बाद चाय पीते हुए आर्या जब रिश्ता से आगे बारे में पूछती है तो बताती है कि अच्छा से वो तो ट्रेनिंग कर रहा है उसको चलाने की। आर्या कहती है कि तुमने उसे मिट्टी के पास नहीं भेज दिया। हां तो इसमें दिक्कत क्या है। आर्या कहती है कि तुम जानती भी हो मिट्टी को हम सबसे दूर जंगलों में क्यों रखा गया। उसने आज तक इतने हीरोज को ट्रेनिंग दी, हमेशा उसके साथ रिलेशनशिप में आई, लेकिन उसके खिलाफ है। अगर सिया उसके साथ रिलेशनशिप में आया तो वो जिस दुनिया से आया है उसे वापस वहीं भेज दिया जाएगा। जो रिश्ता की फटी होती है कि तूफान की तेज से भागते हुए सिया के पास पहुंचती है, लेकिन वो तो यहां बिल्कुल शांत खड़ा पेड़ की तरफ देख रहा होता है जहां मार्टिस ने बिना कपड़ों के खुद को बांधकर उल्टा लटका रखा होता है। और सिया से कहती है कि ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट, अगर तुमने इसे पास कर लिया तो जो तुम चाहोगे मैं वो करूंगी। और अब भाई इसका क्या होने वाला है तो पार्ट 2 में जानने को मिलेगा। जो तभी आएगा तो तुम सब्सक्राइब करोगे क्योंकि तुम खुद ही देख लो तुम 95% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करोगे तो पार्ट 2 आएगा।